देखो यार, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश का क्षेत्र ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, हम लोग पढ़ चुके थे, कूलाम का नियम पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे उसके लो परावैद्युतांक है ना लो। परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। एक सोनागर परावैद्युतांक होता क्या है, पहले लिखो फिर समझाते हैं। ठीक ना, लिखो। किसी माध्यम का वह गुण किसी माध्यम का वह गुण जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के मान को कम कर देता है। परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। हमने क्या लिखा समझा सर? किसी माध्यम का वह गुण जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के मान करता जी कम कर देता है, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? परावैद्युतांक। विश्व जान जाओगे। अथवा लिखो, अथवा लिखो, अथवा किसी माध्यम का इधर मैं लिखता हूं, जगह नहीं बचेगा आगे। किसी माध्यम का वैद्युतशीलता चाहे दिखाओ ई या एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम। किसी माध्यम का वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। परिभाषा नंबर 2 हुआ। मैंने क्या लिखा? किसी माध्यम का वैद्युतशीलता एप्सिलॉन चाहे दिखाओ चाहे एप्सिलॉन नॉट से, तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो उठाओ जाओ जी, हाँ उठाओ जाओ। ठीक, उसमें लिखो इसे के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। यानी परावैद्युतांक की परिभाषा क्या निकल के आई, समझ आप इधर, आप लिखना बंद करो। परावैद्युतांक बराबर क्या निकला? माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, परावैद्युतांक हम लोग दिखाते हैं, चाहे के से दिखाएं या एप्सिलॉन आर से दिखाएं। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आगे बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो चाहे हम लोग के दिखाएं, चाहे किसी एप्सिलॉन आर से। लिखना बंद करो। हमने क्या बोला? माध्यम की वैद्युतशीलता हम लोग एप्सिलॉन एम से दिखा सकते हैं, बटे निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट कहां से आ रहा है? एप्सिलॉन कहां से आ रहा है? कूलाम के नियम 1 घंटा पूरा समझाया गया था, वही था एप्सिलॉन। ठीक, अब इसी को हमने क्या बोला? चाहे लिखो तुम एप्सिलॉन में, चाहे क्या लिखो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बटे क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। सही है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इधर तो ये निकला फार्मूला। क्या निकला हमारा? फार्मूला निकला, ये चीज सही है। ये है फार्मूला। क्यों के बराबर? के एप्सिलॉन क्या जी? एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये समझो इसका मतलब होता क्या है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, लॉजिक क्या है इसका। अब याद ध्यान से, अगर हम बात करें 3 चीज लिखना, किसी में समझना पहले। परावैद्युतांक का मान जो होता है, मान, अगर हम बात करें वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो के का मान होता है वह होता है, ये कितना होता है जी? 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना जी? 1 लिया जाता है। आगे अगर हम बात करें धातुओं के लिए, धातुओं के लिए जो के का मान होता है वह इनफाइनाइट कितना होता है? अनंत होता है, अनंत, इनफाइनाइट होता है, अनंत। आगे वही हम बात करें परावैद्युत पदार्थ के लिए, यानी कुचाला पदार्थों के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए जो के का मान होता है वह 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। वायु, बोलो मत, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 के बराबर होता है, चाहे वायु चाहे क्या निर्वात। तो वायु और निर्वात मतलब क्या है? जहां बैठो यहां वायु है भी, और तुम्हें गाड़ी किसी मान लो कोई 4 चक्के गाड़ी में बंद कर, उसमें शीशा पूरा पैक कर दिया जाए, तो अंदर कितना चिल्लाओ, उसका आवाज, किसी का आवाज बाहर जाएगा या बाहर का आवाज अंदर जाएगा? क्यों? वहां पर वायु आवागमन क्या हो चुका है? रुक चुका है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात। ठीक, मतलब जहां पर वायु का आवागमन रुक चुका है वो निर्वात होता है। तो चाहे वायु, तो तुम पढ़ते होगे वायु या निर्वात में प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति, चाहे हवा में हो चाहे हवा ना हो, प्रकाश की स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार से वायु या निर्वात के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वह 1 होता है। आगे धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत होता है। और परावैद्युत पदार्थ कितना होता है? ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज्यादा ये चीज बहुत मेन है तीनों। अब मैं तुमको समझाता हूं इसका लॉजिक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, विस्तार समझो पहले 5 मिनट बाद। अब तो समझो यहां पर अगर हम बात करें जल के लिए,
जल के लिए जो के का मान होता है वो होता है 80। कितना होता है? 80। कागज के लिए, कागज के लिए जो के का मान होता है वो होता है 3 से 5। कितना होता है? 3 से 5 होता है। अगर बात करें कांच के लिए, कितना जी? कांच के लिए, कांच के लिए वह होता है 5 से 7। कितना होता है? 5 से 7। अभी सब जान जाओगे क्या होता है, तो समझाता हूं। देखो, तो मान लो दो आवेशित वस्तुएं हैं। यहां देखो तुम जो ध्यान से, दो आवेशित वस्तुएं हैं, आवेशित वस्तुएं हैं। इस पर आवेश Q1, इस पर कितना है? Q2 है। और इनके बीच कितना जी? R है। इनके बीच डिस्टेंस R है। अभी यह दोनों आवेश वायु निर्वात में है। वायु निर्वात मतलब क्या? इनके बीच अभी कोई माध्यम, कोई मीडियम नहीं है। मैं लिख देता हूं चीज को, यानी ये अभी वायु निर्वात में है। ये बात हो रही वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। बस 5 मिनट ध्यान रखो, ये बात हो रही वायु निर्वात के लिए। हम जानते हैं अगर दो आवेशित वस्तुएं हैं उनके बीच लगने वाले बल गणना हम लोग किससे निकालते हैं? कूलाम के नियम से। अगर वही दो द्रव्यमान के पिंड है तो उनके बीच लगने वाले बल हम लोग किससे निकालते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो आवेशित है तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? यह बराबर लिखवाया हूं मैं, यह बराबर क्या होता है? के ना, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको मैं लिख सकते हैं, 1 मिनट धैर्य रखो, पेशेंस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या? Q1 Q2 बटे, पूरा पढ़ाया गया। ये होता है वायु या निर्वात के लिए। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। और वैद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, मान लो इन्हीं दोनों आवेशों बीच में मैंने कोई माध्यम रखा। अच्छा, आवेशों के बीच में माध्यम रखा मतलब क्या है? इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में मैंने रख दिया, मान लो कागज। क्या रख दिया? कागज रख दिया, या कांच रख दिया, या कोई और चीज रख दिया, भी जान जाओगे। चलो मैं कंडीशन नंबर 2 लेता हूं। अब आवेश वही है, Q1 है, यहां पर क्या है? Q2 है। इनके बीच डिस्टेंस कितना है जी? R है। कितना है? R है। लेकिन अभी इन दोनों आवेशों के बीच में मैंने कुछ नहीं रखा था। अब इन दोनों आवेशों को मैंने किसी माध्यम रख दिया। अब यहां पर माध्यम के लिए, किसके लिए बात हो रही जी? माध्यम के लिए। अच्छा, माध्यम के लिए कहने का तात्पर्य क्या है? यानी अब इन दोनों आवेशों के बीच में कोनो पदार्थ रख दिया गया। मान लो वह पदार्थ है कांच। वह पदार्थ कितना है? चलो मान लिया पानी। क्या मान लिया? अभी पानी है। अभी ये दोनों आवेश वायु में थे, हवा में थे। अब ये दोनों आवेश कहां चले गए? पानी में। पानी में मान लो है, एक मिले यहां पर, एक मिले यहां पर है। चलो, तो इनके भी जो बल लगेगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं लिखूंगा, माध्यम के लिए क्या लिखता हूं? माध्यम के लिए क्या लिखा बताओ? एप्सिलॉन एम, मीडियम की वैद्युतशीलता। ये होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। माध्यम मीडियम की वैद्युतशीलता, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। ध्यान रखना, तुम्हारा मन के एप्सिलॉन ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू क्या? Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। हे मान लो समीकरण नंबर 1, हे समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक। अब मान लो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं, ठीक ना? चलो चलो हम समीकरण 2 में समीकरण इस भाग देते हैं। क्यों जानते? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर बताओ, ये होता है वायु वाला। वायु के लिए ये क्या होता है? माध्यम के लिए बल। एयर में लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल, ये क्या है? मीडियम में लगने वाला बल। सही रहेगा? बताओ, अब मैं निकालता हूं यहां पर। चलो तो समीकरण एफ एम बटे क्या लिखूंगी जी? एफ ए। चाहे एफ नॉट लिखो, चाहे एफ लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे समझने पर है। चलो तो यहां से निकला क्या? बराबर। तो एफ एम का मान कितना है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू
Q1 Q2 बटे, इसका मान कितना है 1/4 सालम नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां से हुआ क्या, हे दोनों कट गया, हे सब क्या हो गया 1/4 भी क्या हो गया कट गया। बताओ कितना आया यहां से, एफ एम अपान एफ ए बराबर कहां चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन एम। ये बताओ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा गया यहां पर, लिखा गया। अच्छा इसको उलट देता हूं, पहले मैं उसको लिखो इधर, ये लिख देता हूं। चलो ये लिखा गया एफ एम अपान एफ एन है ना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा तब एफ ए बटे एफ एम बराबर क्या बताओ एप्सिलॉन एम बटे ना। तो इसको मैं ऐसा क्यों किया, इससे क्या बन जाए फार्मूला बन जाए के, क्या बन जाए के बन जाए। बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे। चलो पहले मैं इसको दोनों लेता हूं, एफ ए बटे एफ एम बराबर क्या हो गया जी, ये दोनों क्या बताओ, तो एफ एम बराबर क्या हो गया, एफ ए बराबर क्या हो गया जी के गुड़े एफ एम। देख कितना लॉजिक चेंज करने वाला है। इसका मतलब क्या है सावधान से, जब पदार्थ एयर में था तो उनके बीच लगने वाला बल है निकला, उसी पदार्थ को उन्हीं दोनों आवेशों को फिर से, जब दोनों आवेश हवा में थे उनके बीच लगने वाला बल था, और जब उन्हीं दोनों आवेशों मैंने कहां रखा किसी माध्यम रखा पानी में, तो उनके बीच लगने वाला बल हो गया। यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि किसी अगर कोई दो आवेश हवा में है तो हवा में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल से के गुना होता है। कितना गुना, के गुना। तो मतलब क्या है, मान लो वही आवेश में उन्हीं दोनों आवेश बीच क्या, वो दोनों आवेश कहां रखे होते माध्यम में। बताओ के का मान कितना होता जी, के का मान कितना होता 80। यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकलता एफ ए बराबर 80 गुणे कितना जी एफ एम निकलता। समझ पा रहे हो, अगर दो आवेश हवा में हैं तो उनके बीच लगने वाला बल पानी में रखे आवेश के बल से कई गुना ज्यादा होगा, 80 गुना ज्यादा होगा। ऐसा समझो। ये बताओ तुम हवा में तेज दौड़ पाओगे पानी में तेज दौड़ पाओगे, हवा में, ये ऐसा समझो। और तुम्हें समझाता हूं, मान लो कोई लड़का है और दो लड़के हैं, मैंने कहा कि तुम उसको एक तमाचा मारो, अभी जहां तुम पढ़ रहे हो यहां तुम खड़े हो यहां पर बैठे हो, एक तमाचा तुम मारो उसको हवा में मारो, नहीं समझे हमारी बात, दो लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा एक तमाचा तुम उसको मारो हवा में बस जितना तुम्हारी ताकत हो। वही मैं बोला कि दोनों लोग क्या मैं क्या किया तालाब में मारो धकेल दिया। अब मैं कहा कि जाकर तुम उसको तमाचा मारो कहां मारो तालाब मारो। अब बताओ जब हवा में थे तो मीडियम क्या थी, हवा थी, यानी हवा में थप्पड़ क्या लगेगा, और वही दोनों लड़के जब पानी में गए अब जो थप्पड़ मारेगा तो क्या उतना स्पीड लगेगा, उतना बस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, पानी रोकने का प्रयास करेगा। पानी उस चीज को पानी की मीडियम हो गया, दो मिला बतिया रहे थे हवा में, हवा में। अब बतिया क्या तुम लोग जानते हो, ठीक, चलो चलो दो मिला बतिया रहे हैं, अभी उनके बीच में कोई माध्यम नहीं है। अब बतियाते टाइम बीचों में कोई खड़ा हो गया, अब बताओ क्या होगा, बल घटे बढ़ेगा, बल घट जाएगा, समझ गया ना। क्यों घट गया जी, बीच में क्या गया जी, बीच में मीडियम क्या गया, माध्यम आ गया। यानी माध्यम के रखने से किन्हीं दो आवेशों के बीच माध्यम आने से दो आवेश थे ही मिला, अभी हवा में बात कर रहे थे आपस में बात चल रहा था, बीचों में तीसरा मिला आ गया। अब बताओ बात सही से हो गई, आप हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो वही चीजें यहां पर है, कैसे समझो समझ लो चीज को, अब समझ गए ना। यानी यहां जो निष्कर्ष क्या कर रहा है, अगर दो आवेश हवा में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल वही दो आवेश जब पानी में रखा जाएगा उस बल का मान कितना होगा, पानी में रखे बल से कितना गुना जी, 80 गुना ज्यादा होगा। यानी हवा में थप्पड़ मारोगे ज्यादा तेज लगेगा, वही थप्पड़ पानी में तालाब में घुस के अब थप्पड़ मार रहे हो
पर क्या लगेगा जी? कम लगेगा। एक चीज यहां बता रहा है। और उधर मालवही में क्या बात किया होता? कांच की बात किया होता तो क्या गुना होता? 5 गुना। क्या गुना जी? 5 गुना होता। तो डिपेंड करता है कौन कौन सा वहां पर माध्यम कैसा वहां पर मीडियम है। अच्छा, प्रश्न उठता है इसका यूज कहां किया जाता है? पराबैद्युतांक का यूज कहां किया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज कहां? और ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछे, बहुत मेन प्रश्न है, अगर बाई चांस कोई पूछ ले किसी भी पदार्थ को पानी में घोलने पर, नमक को पानी में घोलने पर नमक अपने आयनों में क्यों टूट गया? हम रट्टा मारते हुए आए हैं, तो बताएगा नमक को पानी में घोलने पर नमक अपने आयनों में क्यों टूट जाता है? कोई भी नहीं जानते होगे। क्योंकि नमक को जब तुम पानी में घोलते हो, जो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है कि अपनी और आकर्षित करने की क्षमता होती है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नमक से बहुत ज्यादा होता है, 80 गुना ज्यादा है। इसलिए पानी के कण नमक के कण को अपनी ओर खींच करके तो करते क्या? अपने आयनों में, उसके आयनों में तोड़ देते हैं और नमक क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाता है। एक लाइन बोलना है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वह किसी पदार्थ क्या करता है? तोड़ देता है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? जैसे फैन है, फैन में क्या लगाओ? कैपासिटर। क्या लगाओ जी? कैपासिटर। ट्रेन में जो पंखे लगे होते हैं, ट्रेन के पंखा तो अपने घर में लेकर आओगे तो तुम्हारे घर में चलने वाला नहीं है, उसका वोल्टेज अलग होता है। घर का वोल्टेज क्या होता है? अलग हो। तुम ट्रेन में पंखा उठा के अपने घर में ले चले आओ, वो फैन तुम्हारे घर में चलने वाला नहीं है। ठीक। अब बताओ, प्रश्न उठता है कि जो फैन चल रहा है, इस फैन में हम लोग कैपासिटर क्यों लगाते हैं? कंडेंसर आते हो ना, कंडेंसर क्यों लगाते हैं? तो फैन में कंडेंसर लगाने का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बोलो बात। फैन के पास एक पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ो वहां पर। फैन में जो कंडेंसर लगाया गया है, क्योंकि जो करंट इंडिया में, भारत देश, पूरे भारत देश में जो करंट सप्लाई हो रही है वह 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर हो रही है। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, 50 आवृत्ति उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये अमेरिका में 70 कितना होता है? 70 हर्ट्ज होता है, वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जो लाइट इंडिया में सप्लाई हो रही, उस सप्लाई से फैन चलवा नहीं है, उस सप्लाई से, उस करंट से फैन नहीं चलेगा। हमने क्या किया फैन चलाने के लिए? क्योंकि फैन को एक एक घुमाने के लिए, साइकिल चलाते हो ना, साइकिल जब पहली पैडल मारते हो तो बताओ बल क्या लगता है? कम ज्यादा लगता है? ज्यादा लगता है। जब साइकिल चलाते हो कि पहली पैडल मारते हो, फोर्स तुमको ज्यादा लगाना पड़ता है, और जब साइकिल चलेंगे तब फोर्स कम। क्यों? इसीलिए पंखुआ को पहली बार घुमाने के लिए ज्यादा बल चाहिए, इसीलिए फैनों में लगा दिया कंडेंसर। अब कंडेंसर करता क्या है? जब फैन अभी मान चल रहा है, उसने क्या कि कंडेंसर मतलब होता है अपने अंदर आवेश को स्टोर करना, उसका नाम होता है संधारित्र। यानी संधारित्र तो क्या? अपने अंदर आवेश को संचित कर लेना। अब जब फैन चल रहा होता है तो उस समय कंडेंसर करता क्या? अपने अंदर आवेश को स्टोर करके रख लेता है। अब जब मैं फैन बंद कर दिया, अब जब फैन चलाओगे, तुमने चला दिया, तो क्योंकि कुछ आवेश किसके पास है? कंडेंसर के पास है, और कुछ सप्लाई कहां से आ रही है? बोर्ड से आ रही है। तो एक एक होता क्या है? एक एक धारा मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और फैन क्या होता है? घूम गया। जब फैन घूमने लगा तो वहां पर कंडेंसर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बस कंडेंसर इसी लगाया था कि पहली बार फैन क्या हो जाए? घूम जाए, उसको सप्लाई ज्यादा मिल जाए। तो ये चीज होता है। इसी का यूज हम लोग कहां करते हैं? कंडेंसर में करते हैं। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोचो, अगर हवा में है, माध्यम रखे, बस कितना गुना ज्यादा काम कर रहा है जी? 80 गुना ज्यादा काम कर रहा है। एक होता पहले इसको तरफ, फिर आगे हम और डिटेल बात करेंगे, पूरे विस्तार बात करेंगे पहले इतना। ठीक। इधर देखो, देखो जी, पराबैद्युतांक फैन कर दो आगे वाला। पराबैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो आंसर, एक बार हम इसको विस्तार से जाते हैं और ध्यान रखना, पराबैद्युतांक को ही अब तुम लोग एक बार फिर ही डालना पड़ेगा, अभी बताएंगे। ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्षिक या निरपेक्ष, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युत
शीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, वही बात दोनों में ध्यान रखना, दोनों का नाम एक ही है, डाउट में नहीं पढ़ना है, एकदम ध्यान इधर देना। ठीक, हमने बोला एक बार हम माध्यम रखेंगे हवा में, नहीं एक बार आवेश कहां रखेंगे, हवा में, एक बार कहां रखेंगे, किसी माना दोनों आवेशों को माना जब दोनों आवेशों को वायु या निर्वात, माना जब दोनों आवेशों को वायु निर्वात में रखा जाता है, वायु निर्वात में रखा जाता है, तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल, माना जब दोनों आवेशों को वायु या निर्वात में रखा था तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल, तो क्या होता है, लगने वाला बल लिखो, कूलाम बल क्या लिखो, लगने वाला बल। बताओ, हमने दोनों आवेशों कहां रखा है जी, वायु या Q1 और Q2, इनके बीच डिस्टेंस है R। हमने बोला किसी के पेन चलन नहीं चाहिए, R। तो जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे एक चीज में लिखूंगा, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट चाहे लिखो चाहे एप्सिलॉन ए लिखो, कोई दिक्कत ये होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या जी, वैद्युतशीलता, ए हुआ। चलो, एक पहला कंडीशन हुआ, तो जगह का सभी क्या मालूम है इसको, एक बार जगह थोड़ा कम है ना, चलो कोई बात नहीं। तथा जब, कौन हंस रहा है, कुंभकर्ण हंस रहा गधावा, हाँ, तथा जब दोनों आवेशों को, जब दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम, किसी परावैद्युत माध्यम लिखता हूं अभी मैं, जैसे में बिचुआ में आ गया पानी, बिचुआ में आ गया कांच, बिचुआ में आ गया कागज आदि। ठीक, था जब दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाला, तो उनके मध्य लगने वाला बल, चलो देखो, अब मैंने दोनों आवेश के बीच में कुछ रख दिया, चार्ज वही है Q1 और कौन जी Q2, इनके बीच दूरी कितना है R है, लेकिन अब इनके बीच कोई माध्यम है, क्या गया कोई माध्यम, चलो मैं माध्यम क्या मान ले रहा हूं, कुछ मान लो, मैं हम मान लो माध्यम है इनके बीच, क्या जी माध्यम रख दिया मैंने, रखा गया माध्यम, ध्यान रखना माध्यम है, कोई माध्यम रख दिया गया,
ये माध्यम रखा गया इनके बीच में। तो बताओ तो बल कितना लगेगा? एयर में था तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एफ ए। ये माध्यम क्या लिखूंगा इसको? एफ एम। क्या लिखूंगा? 1/4πε0 इंटू, मैं बता रहा हूं ध्यान रखो, ε0 इंटू के भी लिख सकता हूं। जब माध्यम की बात होगी तो ε0 इंटू के लगा दो। क्या लगा देंगे? के। अभी कैसे वहां पर है मैं तो भी बताता हूं, ध्यान रखना मिनट। इंटू Q1 Q2 बटे के क्या है? ये वैद्युत नहीं है, परावैद्युतांक है। अभी पढ़ा ना पीछे, परावैद्युतांक। जहां समीकरण नंबर 2, जहां के क्या है? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। अच्छा एक मिनट, हमने पीछे क्या लिखा था? देखो इधर, अभी मैं पीछे पढ़ा गया हूं। क्या पढ़ाया? के बराबर मैंने पढ़ाया एप्सिलॉन यम बटे, क्या पढ़ा जी? एप्सिलॉन नॉट पढ़ा ना? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता मीडियम की तथा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? परावैद्युतांक ना। अब बताओ, अगर के बराबर है एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन यम बराबर क्या होगा जी? एप्सिलॉन यम बराबर क्या होगा? इसका उल्टा था ना, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू। बताओ तो क्या मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के के स्थान पे सामने नहीं लिखता हूं? फिर से एप्सिलॉन नॉट इंटू के के स्थान पे एप्सिलॉन यम लिख सकता हूं। तो वही मैं वहां डायरेक्ट लिख दिया था, मतलब अरे समीकरण नहीं है यहां मानूंगा, यानी यम बराबर 1/4πε0 नॉट नहीं यम इंटू Q1/Q2 बटे समीकरण। अब चाहे तुम समीकरण 1 में 2 से भाग दो, चाहे 2 में 1 से भाग दो, उससे कोई दिक्कत। अगर 2 में 1 से भाग दो तो तुमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर समीकरण पहले में से ए से क्या करोगे? 1 में 2 से भाग तो तुमको पढ़ना नहीं पड़े, तो क्या करूं? 1 में 2 से दूं, 2 में से 1 में 2 देता हूं, ठीक ना? देखो पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर से। चलो इधर देखो, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से बात वही होगा, भाग देने बस सोचने का फर्क है, सोचने का फर्क है। तो देखो चलो तो क्या आया? चलो क्या तो हमें आ गया एफ ए ना जी, एफ ए बटे एफ एम बराबर, बताओ एफ ए कितना है? कितना जी? 1/4πε Q1 Q2 बटे एफ एम कितना है? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। बहुत सारी चीज क्या हो गई? कट गई। एक तो पूरा चला गया, 1/4π चला गया, बचा कितना? एफ ए बटे एफ एम बराबर कहां जाएगा? एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन। बताओ तुम लोग, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट हम लोग कहते क्या है? के कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसी चाहे कहो के, चाहे क्या कहो, एप्सिलॉन आर, दो नाम होता है। इसको हम लोग कहते हैं के, इसी को हम लोग कहते हैं के, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो दोनों बात एक ही होता है, ध्यान रखना इस चीज को। बताओ ये फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा अब देखो कितना मजेदार चीज है, चलेगा सुनिए आप इधर, बहुत ध्यान से सुनना। चलो मतलब यहां से मैं 2 चीज लिखूंगा, एफ ए बराबर इसे गुणा होना जी, के गुणे क्या? एफ एम, के गुणे एफ एम। एक चीज निकला, ये क्या निकला? एप्सिलॉन एम बराबर क्या? के गुणे एप्सिलॉन नॉट। या मैं ऐसे कह सकता हूं एप्सिलॉन नॉट बराबर
एप्सिलॉन नॉट क्या जी? एप्सिलॉन एम अपान के। अब देखो, चाहे कहो एप्सिलॉन नॉट, चाहे कहो एप्सिलॉन ए, बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट अपान क्या? के। के क्या है? परावैद्युतांक। के क्या है? के है परावैद्युतांक। वैद्युतांक। अब देखो, मान लो उन दोनों आवेशों के बीच जो परावैद्युतांक है वह पानी है। क्या है? पानी है। बताओ, तो पानी के लिए परावैद्युतांक मान कितना होता है? 80। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता माध्यम में रखे वैद्युतशीलता का 1 के गुना होता है। नहीं हमारी बात, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता माध्यम में रखे वैद्युतशीलता क्या गुना है? 1 कैसे बोल दो? माध्यम की वैद्युतशीलता वायु निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती थी? के गुना होती है। के मतलब जब मैंने उस माध्यम को, जब मैंने उन दोनों आवेशों को पानी में रखा तो जो आया एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन एम बटे कितनी? एप्सिलॉन एम बटे 80। कितना? एप्सिलॉन एम बटे 80। अब बताओ, अगर इसका मान बढ़ाओगे, अगर मान लो मैं रखा होता, क्या रखा होता? कांच का रखता, क्या कितना होता? 5। कितना होता जी? 5। इसका मान घटेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? घटेगा। फिर समझो, बहुत डीपली बात है। अगर के का मान घटेगा, लिखता हूं मैं यहां पर, अगर के का मान घटेगा, क्या एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा। के का मान बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? जब मैं माध्यम दोनों आवेशों बीच रखूंगा कांच तो होगा 5। ठीक, बताओ, तो क्योंकि के का मान घटेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ने मतलब क्या होता है? के का मान घटने मतलब क्या है? तो के होता क्या है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को कम कर देता है। जब कांच रखोगे तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। जब मैं पानी रखूंगा, अरे भैया के परिभाषा मैंने क्या पीछे लिखवाया? के का परिभाषा मैंने पीछे क्या लिखवाया ना? दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को माना करता है, कम करने का प्रयास करता है। अब बताओ, अगर के का मान ज्यादा है तो यह दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को करेगा? बहुत ही कम कर देगा। और जब दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए एयर में लगने वाला बल, अगर के का मान बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? घट जाएगा। के का मान घटेगा तो एप्सिलॉन नॉट मान क्या जी? बढ़ जाएगा। हमने क्या बोला? अगर मान लो मीडियम वायु है, मैं 2 चीज ले रहा हूं। अगर वायु तो वायु कितना होता है? ये वायु है, ये क्या है? पानी है। अब बताओ, जब वायु के लिए बात करोगे तो के का मान 1 होगा ना? के का मान 1 होगा। उस कंडीशन में जो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? वो ज्यादा होगा। क्या जी? एप्सिलॉन नॉट का मान ज्यादा होगा, मतलब के का मान क्या? कम है। जब के का मान कम है तो बल का मान भी क्या होगा? सब में बल का मान ज्यादा होगा। अगर के का मान कम तो बल का मान क्या होगा? अगर के का मान ज्यादा तो बल का मान क्या हो जाएगा? जो मैं कहा था, पा रहे हो ना? तो पा रहे हो। अगर के का मान कम होगा, अगर के जो है, जो माध्यम है, जो आवेश है, वह वायु में रखा गया है तो वायु में कितना मान होगा? उसके लिए 1 होगा। अगर माध्यम वायु में रखा गया तो के का मान 1 होगा, तो के का मान कम होगा। जब के का मान कम होगा तो लगने वाला बल का मान क्या होगा? के का मान कम होगा तो लगने वाला बल का मान क्या होगा? के का मान ज्यादा, लगने वाला बल का मान क्या होगा? के का मान कम मतलब क्या? वायु। वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1। के का मान ज्यादा मतलब क्या जी? पानी। पानी कितना होता है? अब बताओ, के का मान ज्यादा होगा
के का मान ज्यादा होगा तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही होता है जो हम किसी दो आवेश को किसी मीडियम रख देते हैं, उनके बीच मान लो कांच रख दिया, पानी रख दिया, पानी के बीच में रख दिया दोनों आवेशों को, तो क्योंकि के का मान क्या होता है, के का मान ज्यादा हो जाता है, के का मान ज्यादा होने की वजह से बल क्या होता है, कम हो जाता है। के का मान ज्यादा बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और के का मान कम तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज होता है यहाँ पर। तो उतारो फ्लक्स पूरा, तो मिट गया पूरा जी, तो फ्लक्स पूरा ठीक। तो फ्लक्स से तार लो, चलो उतार, आगे लिखो। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं एवं असमानताएं similarities and these similarities follow much Coulomb's force नहीं, Coulomb's and gravitational फोर्स। चलो देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलाम बल था, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या थी, समानताएं था, असमानताएं। पहले ना लो समानताएं, समानताएं पहला हेडिंग है। सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज समानताएं, ठीक। चलो समझा जरा, अब लिखना किसी नहीं, बस समझना है पहले 5 मिनट, हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, तो देखो यार, ठीक, हमने क्या बोला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जी कूलाम बल। तो फार्मूला क्या है इसका, एफ बराबर
1/4 पाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बराबर बोलो, कैपिटल जी M1 M2 बटे। ये मैं लिखा, ये आवेश के बीच बल लगता है, ये द्रव्यमान बीच बल लगता है। से ब्रह्मांड में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन गति कर रहा है? पृथ्वी, सभी ग्रह ना, तो इस बल से गति कर रहा है। नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस बल से गति कर रहा है। नहीं, अब मैंने कहा आवेश कैसे होगा? स्थिर होगा ना, तो वहां पर कूलाम बल नहीं काम, वहां पर कौन बल काम करेगा? नाभिकी बल काम करे, वहां नहीं काम करेगा। ध्यान। अब ध्यान से, पहला में लिखा समानता है। क्या लिखा जी? पहला समानता। ध्यान से, दोनों मिला दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रम। समानता है दोनों बल। पहला दिखा नहीं, समझना पहले। दोनों बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। देखो, द्वि आवेश है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है? अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटाओगे तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और दूर करोगे तो बल का मान क्या होगा? ठीक। वही मान तो ब्रह्मांड है। हमने क्या बोला था? ब्रह्मांड में ये सूर्य क्या? पृथ्वी माता है। अगर उन दोनों पिंडों के बीच दूरी घटाओगे तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। और दूरी बढ़ा तो बल क्या जाएगा? घट जाए। अच्छे समझ रहे हो? समझा भी चुका हूं मैं। ठीक। दोनों बल दूरी के वर्ग क्या होते जी? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग के नियम पालन। तब व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है? अगर कोनो चीज नीचे में उल्टा में 1/r² हो तो हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का। समझ लो। ठीक। दूसरा पॉइंट, इसे लिखूं मैं, इसे लिख लो। दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, अर्थात बोलो मत, अर्थात पथ के मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों बल संरक्षी बल का मतलब क्या है? अरे भैया, मान लो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश कहाँ है? यहाँ है। एक द्रव्यमान का पिंड है, एक द्रव्यमान पिंड। तो चाहे आवेश के बीच ऐसे रखो, चाहे इसको तिरछा रखो, है रख दो, कहीं रख दो, ऐसा करो। दुई मिला चाहे सामने सामने खड़े हो, चाहे तिरछा करो, चाहे ओटे खड़े हो, भाई उतना ही लगेगा। फोर्स उतना ही काम करेगा। नहीं समझे हमारी बात? नहीं समझे हमारी बात? दुई मिला चाहे सामने सामने खड़े हो, चाहे क्या खड़े हो, चाहे तिरछा खड़े हो, चाहे कोने, चाहे कहीं खड़े हो, बल कितना लगे? बल पर कोई प्रभाव। ये बताओ,
ब्रह्मांड में जो सूर्य है, पृथ्वी माता, बुध ग्रह, जितने ग्रह हैं, क्या वो सामने सामने है? कहा कभी कभी सामने आगे, कभी तिरछा होकर, कभी उधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, यानी वो पथ के मार्ग पर डिपेंड, लेकिन सब पर बल क्या लग रहा है? हाँ, ये चीज, यानी पथ के मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा। पथ कैसा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे उल्टा हो, चाहे क्या हो, सीधा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संरक्षित मतलब क्या होता है? बल के पथ के मार्ग पर डिपेंड नहीं करे, चाहे पथ कैसा हो, तिरछा चाहे कैसा हो, टेढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा लिखो, इसको दुकान लिखो, और सा पॉइंट लिखवाएंगे अभी इसमें हम बहुत सारा, एक लिखते रहो, 3 पॉइंट। ठीक, तीसरा क्या है? दोनों बल, अच्छा रुके रहो, रुके रहो, रुको रहो, दोनों बल असंपर्क बल होते हैं। रुके, समझा रहे, रुके रहो। असंपर्क संपर्क हाँ, बल, दोनों बल असंपर्क बल होते हैं। पहले लिखो, बता रहे हैं, भी समझा रहे पूरा। चौथा क्या है? तो तब लिख लो, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों बल केंद्रीय, अभी रुके रहो, अभी मत लिखो, रुके रहो। दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति, पहले समझ लो, फिर लिखना बाद में। दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनकी दिशा, एक दूसरे के अनुदिश होती है। अनुदिश होती है। अगला है, दोनों बल वायु निर्वात में काम करते हैं। दोनों बल वायु या निर्वात में कार्य करते हैं। हमने कहा भी मत लिखो, इधर पहले मैंने 2 पॉइंट समझाया। इधर दोनों बल असंपर्क बल होते हैं। क्या जी? असंपर्क। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में, मैं समझा चुका है चीज को, मैं फिर बात कर लेता हूं। इधर बल की, बल को अगर हम बात करें वैसे, तो बल को हम लोग ऐसे बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। यहां पर 2 भागों, पहला होता है संपर्क, दूसरा क्या होता है? पहला होता है संपर्क बल, कंटैक्ट फोर्स। दूसरा क्या होता है? असंपर्क बल, असंपर्क बल, नॉन कंटैक्ट फोर्स। हमने कहा लिखो, मत लिखो भी, कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगे, क्या जी, एक दूसरे के संपर्क में रह के काम करे, बल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपर्क बल। और जब 2 वस्तु दूसरे बहुत दूरी पर होती है, उनके बीच जब बल लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बताओ, बताओ भाई, लिख देता हूं मैं। संपर्क बल में क्या आएगा? पेशी बल आ गया, पेशी बल आ गया, घर्षण बल आ गया, तनाव बल आ गया, तनाव बल। ठीक, इसमें आता है पहला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, देखो संपर्क बल क्या होता है?
जब दो वस्तुओं के बीच में कंटेक्ट में रह करके, संपर्क में रह करके बल काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बताओ, कुएं से पानी निकालना है तो रस्सी पकड़ना पड़ेगा ना कि नहीं? कुएं से पानी निकाल, रस्सी रहे, आ जा रहे, आजा रस्सी पकड़ो, गरारी लगाओगे, फिर उसको खींचोगे, ऐसे खींच लोगे कि बस हम देख रहे हैं आ रही पानी, आ रही है, आ रही है, चली आ रही है, खींचना पड़ेगा। मतलब कौन बल लगता है? पेशी बल। जी, कौन बल लगेगा वहां पर? पेशी बल, बाहुबली बल लगेगा वहां पर। खींचो ना उसको। अब बताओ, रस्सी पकड़े वहां पर ना, रस्सी छोड़ पानी आ जाएगा, रस्सी पकड़े तब आ रहे पानी, वहां पर पेशी बल काम। घर्षण बल क्या होता है? देखो, जमीन पर चल रहे हो, जमीन पर साइकिल चला रहे हो, तो टायर और सड़क के बीच में कौन बल लग रहा है? जमीन पर तुम चल रहे हो, तुम्हारे सैंडल, चप्पल और जमीन के बीच कौन बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। इसलिए सैंडल बीच में, कुछ लोग में लगा, चप्पलों में छोटी छोटी गोटी होती है और सैंडलों में गोटी ऐसे हटना बोले तो पीछे लगा देंगे सैंडलवा में। अब बाई चांस चले ही गए आगे। तो क्या होता है जी? होता है घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। एक कंटेक्ट में नहीं, तुम धरती से उड़ के चल रहे हो, धरती के कंटेक्ट में रहो कि तो वहां भी कौन बल लग रहा है? घर्षण बल। तनाव बल, तनाव बल क्या होता है? डोरी रस्सी है, एक लड़का रस्सी उधर पकड़ा, एक लड़का रस्सी इधर पकड़ा हुआ, रस्सी क्या करते होता है? उसे क्या करते? रस्सी में बल लगा दो, कौन बल होता है उसमें? तनाव बल। रस्सी खींच दिए, डोरी खींच दी, कौन बल लगेगा? तनाव बल लगेगा। तो कंटेक्ट, रस्सी तुम पकड़े हो, कंटेक्ट में है। स्प्रिंग बल, क्या थी? स्प्रिंग में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या होता? तनाव बल कहते हैं। स्प्रिंग जब बल लगेगा तो कंटेक्ट होता ना, उसको प्रेस करते हो। अब बताओ, असंपर्क बल क्या होता है? दूरी दूरी पर, एक मिला हवा खड़ा, एक मिला हवा खड़ा हुआ, जो बल है उसको क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। कैसे? अब बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, क्या सूर्य से धरती माता पृथ्वी माई पास में है क्या? बहुत दूरी पर। कितना दूरी पर? 14 करोड़ लगभग हम लोग मानते हैं, और पता ना साढ़े कितना, 15 करोड़, कितना जी? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर। तब भी पृथ्वी पर कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूरी बहुत ज्यादा है, जब दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या जी? दो पिंडों के बीच में जो बल काम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पिंड पास पास रहते, कहां होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्वि आवेश के बीच में जो बल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत बल ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दो, अब बताओ, द्वि आवेश है तो क्या आवेश सत्य होते हैं? क्या आवेश दूर दूर होते हैं, उनके भी जो बल काम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे। चुंबक, चुंबक में जो बल काम होता है, दो चुंबक है, एक चुंबक है, एक चुंबक है ही है, तो क्या चुंबक फटने में बल काम करता है? दूरी पर नहीं, दो चुंबक दूर रहेंगे तब भी बल काम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। इधर देखो, हमने क्या बोला? दोनों जो बल होते क्या होते हैं? असंपर्क। असंपर्क नहीं आ रहा है, देखो, चाहे द्विमिला आवेश हो, आवेश दूरी पर रहे तब वो बल काम करेगा। मान लो प्यार मोहब्बत है, कौन बल काम किया? वहां पर भी आकर्षण बल काम किया। ब्रेकअप हो गया, कौन बल काम किया? प्रतिकर्षण के बल तो काम नहीं कर रहा है। आगे, ब्रह्मांड में दो पिंड हैं, उनके भी जो बल काम किए, संपर्क में, असंपर्क में? असंपर्क बल है वो। अगला इधर देखो, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ई वाला आवेश इस पर, अगर ई वाला आवेश इस पर इधर की ओर बल लगा रहा है, तो ई वाला आवेश इस पर भी इधर की ओर बल लगाएगा। समझ हमारी बात? यानी केंद्रीय, ऐसा समझो, अगर ई वाला द्रव्य, अगर मानो सूर्य है, क्या जी? सूर्य है, और ये क्या है? पृथ्वी है। अगर सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, तो पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर खींचने का, तो दोनों बल किधर लगे? केंद्र की ओर लगे। इसी हम लोग कहते क्या ही नहीं कि, अगर बताओ, अगर सूर्य पृथ्वी को ढकेलता तो क्या पृथ्वी अपने कक्षा में रोटेट कर पाती? नहीं। अर्थ अपने कक्षा में रोटेट नहीं कर पाती। सूर्य धरती करता क्या? अपने को खींचने का प्रयास करता है, इसलिए सूर्य ज्यादा बल लगाता है, पृथ्वी थोड़ा कम बल लगाती है। इसलिए क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अंदर उसी में चक्कर लगाता रहता है। नहीं कि सूर्य पृथ्वी पर धक्का देता है,
धकेल दिया, कहां से लगा? कक्षा बाहर से लगा। ऐसा होता है क्या? केंद्रीय बल होते हैं। यहां पर दोनों बल लगेगा। कौन सी? अगर सूर्य पृथ्वी को इधर खींच रहा है तो पृथ्वी सूर्य को इधर खींचने का प्रयास करती है। बस थोड़ा यहां कम बल है, यहां पर बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। असंपर्क बल है। और केंद्रीय प्रवृत्ति क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या? अर्थात इनकी दिशा दूसरे क्या होती है? अनुदिश होती है। नहीं तो हमारी बात, अगर ई वाला इसको इधर खींचेगा, ई वाला इसको इधर खींचेगा, एक केंद्रीय बल होता है। दोनों बल कहां काम करेंगे? वायु या निर्वात में। चाहे वह आवेश हो, चाहे कहां हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे द्रव्यमान हो, ये दोनों हमेशा काम करेंगे। कहां काम करेंगे? चाहे वायु हो, चाहे निर्वात हो, सब जगह। बताओ, ब्रह्मांडों में क्या वायु है? का ब्रह्मांडों में हवा है? का तो कौन बल काम कर रहा है वहां पर? तो चाहे वायु चाहे क्या हो, निर्वात हो, ये दोनों बल वही काम करेंगे। ये समानताएं हो गई, इसको उतार लो, फिर आगे हम क्या करेंगे? असमानता। गबड़ाक से, ठीक। अगर लिखो असमानताएं, पहले लिखो कूलाम बल, दूसरा लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक। पहला अंतर लिखो, पहला पॉइंट बताओ। कुलाम जो बल होता है आवेश पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। लिखो, यह किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है। यह किन्हीं दो द्रव्यमानों या किन्हीं दो पिंडों क्वेश्चन में द्रव्यमानों पर निर्भर, पहले लिखते हो फिर समझाएंगे। भी लिखते रहो, सब पीछा जाते हो। निर्भर करता है, ठीक। तो कूलाम बल क्या जी? यह किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है। और यह कहां पर? यह किन्हीं दो पिंडों यानी द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। अभी मैं लिखा, क्या लिखा? हे द्वि आवेश है, एक मिला है Q, दूसरा मिला क्या है? तिरछा हो गया Q2। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? R है। बताओ, तो बल कितना लगता है जी? अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो आवेश कहां हो गया? मान लो वही दो पिंड द्रव्यमान है, M1 और इनके बीच डिस्टेंस कितना है जी? R है। बताओ F का मान कितना होता है जी? M1 M2 बटे R स्क्वायर। ठीक। तो यह किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश पर निर्भर करता है, वह किन्हीं दो द्रव्यमान पर यानी पिंड पर निर्भर करता है। अगर लिखो पॉइंट नंबर 2। हाँ लिखो उसको, यह केवल यह आकर्षण सीखना, यह आकर्षण व प्रतिकर्षण
यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का, यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। पॉइंट नंबर तीसरा, यह धनात्मक व ऋणात्मक, यह धनात्मक या ऋणात्मक, यह धनात्मक या ऋणात्मक होता है। यह केवल धनात्मक प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है। यह केवल ऋणात्मक, यह केवल ऋणात्मक प्रकृति का होता है। ऋणात्मक प्रकृति का होता है। सही है, चलो इतना ठीक। आगे लिखो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, यह माध्यम पर, यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम पर निर्भर, लिख लो फिर समझाएंगे पूरा। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगर लिखो, इसमें नियतांक, यहां के होता है। क्या होता है? के में लिखा नहीं हो, के। इसमें नियतांक के का मान नहीं, इसमें नियतांक के का मान कितना होता है जी? लिखवाया था ना, 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, इसी चीजों को बताया था, के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे, लिख सकते हो। तो मात्रा क्या है इसका बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जगह थोड़ा दिक्कत है, इसमें लिखो, इसमें नियतांक बड़कवा जी का मान 6.67 गुणे कितना? 10 घाते 11 12, हाँ 11 होता ना, 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऊपर लिख रहा हूं मैं, उस जगह थोड़ा अभाव है, होता है। सही है ना? किसी को डाउट? अगर लिखो, यह बहुत शक्तिशाली, यह बहुत शक्तिशाली बल है, बल होता है। यह बहुत कमजोर, कोष्टक में क्षीण बल होता है। ठीक,
ना पॉइंट बहुत है। ठीक, चलो खोज अब समझ आंसर। चलो इधर देखो, अब मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है तो समझ ही रहे होगे, यह किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है, यह आवेश पर डिपेंड करता है, लेकिन यह द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, बता चुका हूं मैं। अगला क्या है ये बताओ भैया, अगर आवेश कई तक होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक और, अगर दो समान आवेश होंगे तुम्हें कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार का आवेश जी आकर्षण। बताओ, इसीलिए जो ये बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। लेकिन बताओ तुम, क्या किसी पिंड का द्रव्यमान माइनस में हो सकता है? किसी पर उपस्थित आवेश का मान माइनस में हो सकता है, लेकिन किसी पिंड का द्रव्यमान जो माइनस, लेकिन हमारा द्रव्यमान -50 किलोग्राम है। कभी सुनते हो क्या ऐसा? क्योंकि यह हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? अरे अरे अरे, यह हमेशा क्या होता है? धनात्मक। ठीक, यह हमेशा क्या होती है? यह केवल धनात्मक प्रकृति का होता है, और धनात्मक प्रकृति का होने की वजह से क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। ध्यान रखना। आगे वही मैं लिखवाया हूं ना, यह आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होगा, लेकिन यह क्या होगा? यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। आगे मैं क्या लिखा? यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगा, आवेश दोनों भरता है, प्लस भी और, लेकिन जो द्रव्यमान होगा उस पर कौन क्या होगा जी? द्रव्यमान हमेशा धनात्मक ही होगा। ध्यान रखना, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भरता है, लेकिन यह क्या होगा? केवल धनात्मक ही होगा। अगर आवेश धनात्मक, बताओ, अगर आवेश धनात्मक होगा तो बल भी क्या होगा? धनात्मक। अगर आवेश निगेटिव तो बल भी क्या होगा? निगेटिव। यहां पर क्या हमेशा धनात्मक है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। आगे, यह माध्यम पर डिपेंड कर, मैं बताया ना अभी, किसी व्यक्ति को हवा में एक तमाचा मारो और उसी व्यक्ति को पानी में घुस एक तमाचा मारो, अंतर है नहीं? अंतर रहेगा, रहेगा। ऐसे हमारी बात। हाँ, जब हवा में तमाचा गिरेगा, अरे भैया ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक बार तुम जमीन पर कूदो और वहीं पर एक बार फर्श पर कूदो, अब बताओ माध्यम बदला नहीं बदला? भाई जमीन तुमको फर्श नहीं मालूम गधा? एक ना मिट्टी पर एक बार कूदो, एक बार ऐसे समझो, एक बार बालू पर कूदो, एक बार फर्श पर कूदो, पक्के फर्श पर कूदो, अंतर नहीं होगा? एक काम करो, एक बार साइकिल तेज दौड़ा करके बालू पर गिर जाओ, अरे अब कहोगे बालू पर चलेगी नहीं, मान चली, और एक बार वहां साइकिल तेज उड़ा के कहां गिर जाओ? सड़क पर कहां गिर जाओ? फर्श पर गिर जाओ, चोट कहां लगेगी? फर्श पर चोट ज्यादा, क्यों? माध्यम बदल गया, माध्यम बदलने से बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा, और बालू करके गए मर के और गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बालू को दिक्कत नहीं होगा। आगे, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम कैसा भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल वहां काम करे, चाहे कोई बीच में खड़ा कर तो बल वही लगेगा, बल बदलेगा। आगे, हाँ, कम नहीं होगा, चाहे दिल टूटे चाहे कुछ भी हो, बल तो नहीं काम करेगा हमेशा। आगे, इसमें नितांक के मान कितने होते हैं? तो आओ, 9 × 10 घाते 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होते। इसमें जी का मान कितना होता है? 4 बार लिखवा चुका हूं मैं। 6.67 गुणे कितना 10 घाते माइनस न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे, यह ब्रह्मांड का बहुत शक्तिशाली बल होता है। हमने बोला था ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। ठीक, यह ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल क्या है? ब्रह्मांड का सबसे कमजोर का बल है, सबसे क्षीण वाला बल है। बताया था ये देखो, क्या बताया था? एफ जी अनुपाते क्या जी? एफ डब्ल्यू अनुपाते एफ ई अनुपाते एफ एन, एक संबंधे 10 घाते 25 10 घाते 36 10 घाते। तुम देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो? यही है गुरुत्वाकर्षण बल, और यही क्या है? काम के है ना, यही है ना, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है? विद्युत बल है, यानी कूलम बल। बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल वो जब एक है तो विद्युत बल कितना जी? 10 घाते। देखो, ये जब एक है तो कितना है? 10 घाते।
यानी ये जान लेना, जो विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत जो बल होता है, इस पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, स्थिर विद्युत बल क्या जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसे बोल दो स्थिर चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से, ध्यान रखना, 10⁻36 से लेकर के 10⁻42 तक क्या होता है, उससे गुना होता है। कितना? 36। कितना जी? अब इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। देखो अलग अलग किताब में अलग अलग दिया गया है, कहीं तुम पढ़ोगे 36, कहीं 39। अब डिपेंड नहीं करेगा वो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ने क्या बोला कि बल कहां काम कर रहा है, नाभिक में काम कर रहा है, डिपेंड करेगा प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन होगा अलग बल काम करेगा, उसका घात अलग आएगा। प्रोटॉन उसका घात अलग आएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का घात क्या आएगा, अलग। इसलिए क्या लिखा गया है 36 से कहां तक, 42 तक। जो इसका जो औसत होता है वह निकल कितना आता है, 10⁻39। याद रख लो इसको। यानी तुमसे कोई पूछेगा स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा होता है, सीयूटी में भी प्लस में नीट पूछा गया कई बार। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, 10⁻39 गुना शक्तिशाली होता है। और कैसे आता भी दिखा रहा हूं मैं, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, तो उतारो से उधर चलो। अगला हेडिंग क्या है जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। तो ध्यान से, ये नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके क्या चारों तरफ ना, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाता है। हम लोग ज्ञात करेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना बल काम करता है। चलो देखो, पहले हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक बात जान लो, नाभिक में स्थित प्रोटॉन पर दो बल कार्य करता है। पहला होता है स्थिर विद्युत बल, बोलोगे तो एक को समझ में नहीं आएगा। दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इसी हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में नाभिकीय बल। नहीं, इसके केस में नाभिकीय बल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस में बोलेंगे, रखना। ठीक, सुधा विधान। चलो, तो पहला हम बात करेंगे स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल गणना हम लोग किस बात से निकालेंगे, कूलाम बल से। और जब बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, किससे निकालेंगे जी, न्यूटन के नियम से। सुधा विधान, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। पढ़ लो प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन
कितना होता है? 1.67 गुणे 10 घाते माइनस किलोग्राम। ठीक, ये देखो, मान लो यहां पर है इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है? इनके बीच डिस्टेंस आर, कितना है जी? आर है। तो इनके बीच हम निकालने वाले स्थिर विद्युत बल गणना करने वाले हैं। एफ ई निकालने वाले, क्या जी? एफ ई स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लिखवाया था मैं भी, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे। लेकिन हम थोड़ा यहां चेंज करेंगे। एफ ई बराबर, इसका मान मैं यहां बार लिखवा दूं, कितना होता है इसका मान? 9 गुणे 10 घाते। Q1 है ई इलेक्ट्रॉन, Q1 क्या है? Q1 क्या है? लिख देता हूं मैं, यानी ई गुणे पी बटे दूरी कितना है जी? आर स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनो, बहुत कुछ चीज सीखोगे इसमें, तुम बहुत खतरनाक चीज सीखने वाले हो। यानी एफ ई बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, तो ई का मान कितना है? 9.1 गुणे 10 घाते माइनस गुणे पी का मान ना। इतना मांग नहीं, बात एक मिनट यहां पर हम क्या बात करेंगे? एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक में किया। ठीक, इसको हमको बाद में चाहिए था। एक मिनट इधर मैं यहां पर क्या लिखा? द्रव्यमान लिखा ना। पहले हम बात कर ले गुरुत्वाकर्षण बल जी। जब द्रव्यमान बात हो, वहां पर किसका बल बात होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बात होगा। निकालो पहले तो दोनों पिंड, मान लो यहां पर क्या लिखूंगा? M1, यहां पर क्या वो वही बात होता है, उससे कोई करना नहीं। M2 बताओ, बीज कितना है जिसके? आर है, आर बताओ। तो दोनों पर लगने वाला क्या? गुरुत्वाकर्षण बल बात हो रहा है यहां पर। तो क्या मिले बताओ? M1 क्या है? M ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M2 क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। बताओ, एफ जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगी? जी M1 गुणे M2 बटे आर स्क्वायर। यानी एफ जी बराबर लिखूंगा जी, M1 क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 क्या है? बटे बराबर एफ जी बराबर। बताओ जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 गुणे एम का मान कितना दिया है? 9.1 गुणे 10 घाते 31 गुणे उसका 6.7 गुणे 10 घाते 27 बटे दूरी कितना है जी? समीकरण एक मान। अभी मैं निकाला गुरुत्वाकर्षण बल, अब क्या निकालूंगा? स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमको यहां पर क्या बात कर होगा? Q1 Q2 ना जी। दूर हमको क्या करूंगा? आवेश। बताओ, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना होगा तुम बताओ? यानी Q1 का मान कितना होगा जी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो पहले लिखता हूं मैं वही, ई बराबर कितना? 1.6 गुणे 10 घाते कूलाम प्लस में होता है माइनस में जी। और प्रोटॉन पर आवेश
प्रोटॉन पर आवेश P बराबर कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। अब हम निकालूंगा इन दोनों आवेशों बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। चलो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, किससे निकालते हो, कूलाम बल से ना। जब भी स्थिर विद्युत बल की बात हो किससे निकालेंगे, कूलाम बल से। बताओ, लिखूंगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे, एक बार फिर रिपीट करता हूं, Fe बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q2 क्या है, बटे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 गुणे 10 घाते, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यही ना तो लिखा गया यहां पर, माइनस के लेने देना नहीं है, लिखूंगा 1.6 गुणे 10 घाते गुणे प्रोटॉन पर 6 गुणे 10 घाते माइनस बटे क्या जी, समीकरण हो गया 2। जगह थोड़ा घबरा रहा है, अभाव चल रहा है, ठीक, तो बात करते जाते नहीं। अब बताओ तुम लोग, चलो सिर्फ करेंगे, क्या करेंगे, अब बताओ, कोई हमको ही बताए, कोई खड़े हो फटक से, हाँ, -27 बड़ा कि -19 बड़ा है, इतना सब लोग जानते हो क्या ना, ठीक, बैठ जाओ। ये बताओ, 10 घाते -19 है, यहां भी क्या 10 घाते -10 घाते -27, तो कौन वैल्यू बड़ी होगी, ई वाली की जी, 19 है 31 27, यदि बहुत छोटी होगी, ई क्या होगी, इतना समझदार हो गए, 12 में पढ़ रहे हो। आगे देखो, हमेशा हम कोशिश करते हैं बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू भाग देते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, पर हमको समीकरण 2 में किससे लग देना पड़ेगा, थोड़ा सा, चलो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, देने पर, बताओ, ऊपर में क्या लिखूंगा, Fe, नीचे क्या लिखूंगा, बराबर, बताओ Fe का मान कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते 19 बटे जी कितना, पूरक बटे कितना, बताओ कहां है, कितना है, 6.67 गुणे 9.31 गुणे 10 घाते -31 है ना, लिख दो ना जी, 1.67 गुणे 10 घाते माइनस पूरक बटे r स्क्वायर, क्या हुआ, हाँ तो भूल गया, अच्छा ठीक 6.67 गुणे 10 घाते माइनस r स्क्वायर क्या हो गया, इसको पूरा जा करके घर पर काटोगे तो आ जाएगा Fe/Fg बराबर, इसमें इसको भाग देने पर आएगा 2.72
गुणे 10 घाते 39, कितना आएगा 10 घाते, यानी एफ ई बराबर हो गया, इसको हम बहुत कम लिखते हैं कि जाने तो लिख रहा हूं मैं, 2.72 गुणे 10 घाते 39 गुणे क्या थी एफ जी, ये ऐसे बोल दो, या एफ ई बराबर ऐसे क्या 10 घाते -39 गुणे एफ जी, यानी स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना पावरफुल होता है, 10 घाते 39 गुना पावरफुल होता है। इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल कौन होता है, नाभिकीय बल के बाद कौन, स्थिर विद्युत बल होता है। कभी भी इसका मान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, नाभिकीय बल से भी ज्यादा हो जाता है इसका मान, देखना तो प्रूफ हो गया अभी थी, ध्यान रखना आपका, ठीक बता था पूरा तारो तारो भाग से